हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन इजी वीएमएस आयुर्वेदा। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने विशेष विज्ञान नियम का वर्णन किया था। अब वो जो एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि सामान्य और विशेष में भेद बताइए। जितने भी अपने बुक के अंदर डिफरेंस के या फिर समानताओं के विभेद के क्वेश्चन हैं, जिनमें भी बनते हैं पॉसिबिलिटीज़ है, वो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए हम सामान्य और विशेष में भेद देखते हैं। सामान्य के द्वारा हमने देखा कि वो जाति का बोध करा रहा था, जबकि विशेष से एक व्यक्ति का बोध होता है, जैसे कि मनुष्यत्व का बोध कराता है सामान्य, जबकि विशेष मनुष्य के अंदर यह नर है या पुरुष मादा है या फिर यह बच्चा है वृद्ध है, इस प्रकार से बोध कराता है। या फिर विशेष नाम के आधार पर भी बोध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये सामान्य समानता प्रदर्शित करने वाला होता है, जबकि विशेष पृथकत्व या अलगाव को प्रदर्शित करने वाला होता है। सामान्य के अंदर बताया है कि यह अंतर्भावित करने वाला होता है, सबको अपने अंदर सम्मिलित करता है, जबकि विशेष बहिष्कार करने वाला होता है, यह एक्सक्लूड करता है, काफ़ी को अलग करता है। सामान्य है यह अभेद संबंध का प्रतीक होता है कि जिसे अलग नहीं किया जा सकता, जबकि जिसमें डिफरेंस नहीं किया जा सकता, जबकि विशेष है भेद संबंध का, जिसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं। सामान्य के लिए बताया यह एक और अभिन्न होता है, जबकि विशेष असंख्य हो सकते हैं। हम अगर गायों का ग्रुप में हम विशेष कर रहे हैं तो हम अलग काफ़ी प्रकार से हम विशेष कर सकते हैं उसमें। अगला बताया सामान्य क्या होता है, अनेक वृत्ति वाला होता है बहुत, जबकि विशेष एक वृत्ति वाला होता है। इसमें हम अपनी तरफ से काफ़ी सारे और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सामान्य एकत्व बुद्धि उत्पन्न करता है, विशेष पृथकत्व बुद्धि उत्पन्न करता है, और जो हमने तीनों कोटेशंस किए थे वो भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद के अंदर सामान्य और विशेष की क्या उपयोगिता है, या फिर चिकित्सा दृष्टि से सामान्य और विशेष का क्या महत्व है। तो बताया है कि सामान्य और विशेष दोनों ही ऐसे पदार्थ हैं जो आयुर्वेद का चिकित्सा रूप है। इनके बिना कोई भी आयुर्वेद की चिकित्सा संभव नहीं है। और आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य का संरक्षण और रोग का प्रशमन करना। एग्जाम्पल है कि यदि किसी स्वस्थ पुरुष का किसी भी कारण से जो शुक्र है वह कमी को प्राप्त हो गया है, क्षय हो गया है शुक्र की, तो उसका हम सामान्य के सिद्धांत के अनुसार शुक्र उत्पादक द्रव्यों का सेवन कराकर उसका शुक्र उत्पादन किया जा सकता है। शरीर के अंदर समान स्वरूप के शुक्र की वृद्धि की जा सकती है, जैसे द्रव्य सामान्य से हम डायरेक्ट शुक्र की वृद्धि कर सकते हैं, गुण के द्वारा घृत और दुग्ध पिलाकर गुणों के द्वारा हम शुक्र की वृद्धि करी जा सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताया है कि यदि कोई स्थूल्यवर्धक द्रव्य गुण और कर्म स्थूल्यवर्धक द्रव्य गुण कर्म के अति सेवन से अति मेदस्वी अथवा अति स्थूल शरीर को प्राप्त हो गया है, तो हमें उसको विशेष के सिद्धांत से द्रव्य गुण कर्म का यूज करके हम उसकी स्थूलता में कमी भी ला सकते हैं। इस प्रकार चिकित्सा में रोगों का परीक्षण और उनकी चिकित्सा के अवसर वातादि दोषों के अंशांश कल्पना कर सकते हैं। बढ़े हुए दोषों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करके हम उसका नष्ट कर सकते हैं, ये विशेष का सिद्धांत है। इसी प्रकार से कम हुए सामान्य के सिद्धांत को यूज करके कम हुए दोषों को हम बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार विशेष और सामान्य की दोनों की आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। अतः कहा भी जा सकता है कि इन्हीं सिद्धांतों पर आयुर्वेद की चिकित्सा आश्रित है। अगर महर्षि सुश्रुत के अनुसार देखें तो उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के 3 सिद्धांत बताए, समास पालयित्वा, क्षीणावर्धित्वा, वृद्धाहास्यत्वा। समान है जो कि स्वस्थ पुरुष है उसके शरीर का पालन करना चाहिए। जो बाकी के 2 सिद्धांत है, क्षीणावर्धित्वा, जो चीज़ें कम है उसको वृद्धि करो, तो ये हम सामान्य के सिद्धांत से करते हैं। वृद्धाहास्यत्वा यानी कि कोई चीज़ बढ़ी हुई है तो उसकी कमी करके हम स्वस्थ करेंगे उस व्यक्ति को, तो ये हम विशेष के सिद्धांत से कर सकते हैं। इस प्रकार सामान्य और विशेष दोनों का आयुर्वेदीय चिकित्सा की दृष्टि से काफ़ी महत्व है। अब अगर हम सिलेबस देखते हैं तो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, सिग्निफिकेशंस ऑफ द स्टेटमेंट प्रवृत्तिरु उभयस्य तु। प्रवृत्तिरु उभयस्य तु जो स्टेटमेंट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो अगर जल कल्पतरु की टीका में देखते हैं हम, तो प्रवृत्तिरु उभयस्य तु के लिए बताया है कि जो भाव जिसके समान है वह उन दोनों की, उभयस्य का मतलब दोनों की प्रवृत्ति करता है, समान है तो सामान्य करता है, यानी वृद्धि का कारण है। जो भाव जिसके विशिष्ट है, यानी कि उन जब ओपोजिट है तो वह भाव उन दोनों की प्रवृत्ति
विशेष का कारण है, विशेष या हास का कारण यानी कमी का कारण है। जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 5 ब्राह्मणों का एक ग्रुप है, उसके अंदर अगर एक ब्राह्मण आ जाता है तो वह भाव क्या है, उसके समान है, तो वह ब्राह्मणत्व समान होने के कारण 6 ब्राह्मण हो गए, यानी वृद्धि का कारण हुआ। अगर उन्हीं 5 ब्राह्मणों के बीच में कोई क्षत्रिय आ जाता है तो वह भाव उनके विशेष है, यानी कि उनके समान नहीं है, तो वह क्षत्रित्व विशेष के कारण ब्राह्मणों की वृद्धि में हेतु नहीं होता, प्रत्युत हास का कारण बन जाता है। यहाँ पर 6 पुरुषों के होते हुए भी क्षत्रियत्व से विशेष से 5 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय ही हुआ। फिर अगर यही स्टेटमेंट हम चक्रपाणि की टीका में देखते हैं तो उन्होंने भी बताया कि प्रवृत्ति रूप से तू उभय से सामान्य से विशेष से च प्रवृत्ति, तो एक साथ सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति होने पर, शरीर निर्मित होने पर, अर्थात एक साथ समान और विशिष्ट द्रव्य के प्रयोग होने पर, समान द्रव्य से तो धातु की वृद्धि होती है, विशिष्ट द्रव्य से धातु का ह्रास होता है। यह प्रवृत्ति धातु साम्य रूप में होती है, यानी कि जो दोष बढ़े हुए हैं उनकी कमी हो जाएगी विशेष से, और जो धातु कमी भी कम हो रखी है, जिन जो 6 को प्राप्त है उनको हम सामान्य से वृद्धि कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में धातु साम्य हो जाता है और स्वास्थ्य बना रहता है। इस प्रकार जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा प्रवृत्ति रूप उभय से तू, उसका महत्व समझ में आता है।